गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण डिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा, एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड एन ई लेक्चर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड ये हमारी क्या है, 4th यूनिट है, जिसका आज का जो टॉपिक है वो है वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अभी तक हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर पोटेंशियल स्टेप, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, और उसके बाद में जैसे पोटेंशियल वेल, फिर नेक्स्ट हमारी जो यूनिट शुरू हुई थी वो 3rd यूनिट के थे, और नेक्स्ट यूनिट में हमने फाइनाइट इनफाइनाइट डेप्थ ऑफ पोटेंशियल वेल और उसके बाद फाइनाइट डेप्थ ऑफ पोटेंशियल वेल पढ़ा। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर 1D। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है, ऑसिलेटर वो होता है जिसमें कोई पार्टिकल जो होता है वो किसी एक निश्चित बिंदु के इधर उधर दोलन गति करता रहे। जैसे मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक कोई पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट के लेफ़्ट राइट, एक बार लेफ़्ट जाना, वापस आना, फिर राइट जाना, फिर वापस आना, फिर राइट लेफ़्ट जाना, इस तरीके का मोशन। तो कोई बिंदु, निश्चित बिंदु है, इसकी इधर उधर दोलन गति करना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटर कहते हैं। जब पार्टिकल सेंटर पॉइंट जो होता है उसके इधर जाता है तो उस पर एक फोर्स काम करता है, प्रत्यानयन बल जिसको हम लोग कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स जिसको बोलते हैं। वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, जब वो राइट साइड में जैसे जा रहा है तो उसे वापस से सेंटर पॉइंट की ओर खींचने का काम करता है। इसी तरीके से जब वो अगर लेफ़्ट साइड में जाता है तो उसे भी क्या है, वापस से सेंटर पॉइंट की ओर खींचने का काम करता है। यानी कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसके ऑसिलेशंस का विरोध करता है ना। तो जिससे वो जिधर भी जाएगा, जैसे इधर जाता है तो उसे इधर खींचेगा, अगर इधर जाएगा तो उसे इधर खींचेगा। तो ये जो उसका जो जाने की जो दिशा होगी, कोई भी दिशा, चाहे लेफ़्ट हो चाहे राइट हो, उसमें वो जितना भी दूरी तय करता है उसके प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स। ठीक है। और इसकी दिशा जो है वो जिस दिशा में कण गति कर रहा है, पार्टिकल गति कर रहा है, उसकी अपोजिट है, तो इसीलिए माइनस साइन। ठीक है। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है पार्टिकल पे दोलन करने वाले कण के लिए, प्रत्यानयन बल जो होता है वो जो निर्दिष्ट बिंदु है उससे कण की जो दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे मैंने कहा कि जैसे ये सेंटर पॉइंट है, इससे इधर जाएगा तो जितनी दूर जाएगा उसके दूरी के अनुक्रमानुपाती, और ये जिस दिशा में कण जा रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये बल लगता है, इसीलिए माइनस साइन आता है। तो F इज़ इक्वल टू माइनस KX आ जाता है। ठीक है। के यहाँ पे क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है, और ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति। ओमेगा बराबर होता है √K/m। ओमेगा बराबर क्या होगा, √K/m, या K बराबर होता है m ओमेगा स्क्वायर। ये जो पार्टिकल है जो हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर बाउंड है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको आप लिख सकते हो V बराबर ½ kx²। potential energy of a particle in simple harmonic oscillator is equal to ½ kx²। k होता है m ओमेगा स्क्वायर, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x², ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जब आप कर्व खींचोगे तो इसमें m ओमेगा तो पार्टिकल का मास और उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, x² वेरिएबल है। तो x² का कर्व किस तरीके का आता है, x² का कर्व आता है कुछ इस तरीके का, ये वाला, ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व हो गया। क्योंकि x का स्क्वायर है, जैसे 2 रखोगे तो 4 मिलेगा, है ना, बहुत बड़ा। 3 रखोगे तो 9 मिलेगा, इस तरीके से। तो ये 16 मिलेगा 4 में, इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से क्या है, चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखो चाहे नेगेटिव रखो, दोनों में ही क्या है, इसका मान पॉजिटिव आएगा।
तो दोनों में ही वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो इसका कर्व जो है वो कुछ इस तरीके का बन जाता है, वी एक्स इज इक्वल टू हाफ की एक्स स्क्वायर का। और मान लीजिए पार्टिकल की एनर्जी का जो लेवल है वो ये है, ठीक है। तो जिन बिंदुओं पर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को क्रॉस करती है, यानी कि ये पॉइंट पी और क्यू जो है यहाँ पे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है पार्टिकल की, तो इन पॉइंट्स को कहते हैं टर्निंग पॉइंट, या हिंदी में कहते हैं वर्तन बिंदु। वर्तन, बर्तन नहीं, वर्तन, वर्तन बिंदु कहते हैं, वर्तन, ओके। और इंग्लिश में कहते हैं टर्निंग पॉइंट, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है इन दोनों पॉइंट्स पे, सिर्फ इन पॉइंट्स पे। इधर इस पी पॉइंट पे आगे जाएंगे तो इन पोटेंशियल एनर्जी तो कम होती गई और ये टोटल एनर्जी बढ़ती गई, फिर यहाँ पे ही सिर्फ बराबर होती है, इधर लेफ्ट राइट साइड में क्यू के बराबर होगी। अतः अगर मान लीजिए किसी कण की कुल ऊर्जा जो है वो ई है, तो उसके मान, किसी मान के लिए x बराबर प्लस माइनस ए सीमाओं से परिबद्ध गति करता है। यानी कि पार्टिकल जो है वो क्या करेगा कि अब मान लीजिए उसको इस फील्ड के अंदर गति करना है, वी एक्स के अंदर, तो वो उसकी एनर्जी अगर ये है तो वो इस बाउंड एरिया में ही गति करेगा, ठीक है। उसकी एनर्जी इतनी है, इससे ऊपर वो जाएगा नहीं, ठीक है। और ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है जिसकी वजह से उस पर फोर्स लगेगा, तो इस बाउंड एरिया के अंदर वो गति करता है। टर्निंग पॉइंट पे ई बराबर वी एक्स होता है, ठीक है। अब क्या है, जो सरल आवर्ती दोलित्र है उसके लिए हम लोग श्रोडिंगर समीकरण लिखेंगे। हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टाइम की फंक्शन नहीं है, वो केवल है स्थिति की फंक्शन। अतः श्रोडिंगर समीकरण लिखने पर श्रोडिंगर समीकरण में क्या आ जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई इज इक्वल टू ई साई। तो वी एक्स का मान क्या है, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसे ठीक करके लिखेंगे तो ये माइनस जब हम हटाएंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी, इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ई माइनस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई, और ये 2m ओवर एच कट स्क्वायर यहाँ आ गया। अब इस समीकरण को हल करने के लिए हमने क्या किया है, कुछ डायमेंशन लेस विमाहीन चर राशियाँ मानी हैं, जिनमें से पहली चर राशि जो है वो है एल्फ़ा। एल्फ़ा बराबर है रूट एम ओमेगा ओवर एच कट। ये हमने कुछ कांस्टेंट माने जिनका हम लोग आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर है रूट एम ओमेगा ओवर एच कट, और लेमडा बराबर है 2e ओवर एच कट ओमेगा, और y बराबर है अल्फ़ा एक्स। तो अल्फ़ा का मान तो है रूट एम ओमेगा ओवर एच कट इंटू एक्स, ये हो गया। हमारी श्रोडिंगर समीकरण जो है वो क्या हो जाएगी उस कंडीशन में, क्योंकि हमने क्या करना है, उसको y में लिखना है, वो x में लिखी गई है ना, ये है ना डेल 2 साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो x की जगह y रखोगे तो x की जगह y रखने पर y बटे अल्फ़ा हो जाएगा, इधर बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर d2 साई बाई डी वाई स्क्वायर, ओके। और इधर हमारे पास क्या है 2m ओवर एच कट स्क्वायर, इसको हमने अंदर इसमें शामिल कर दिया इक्वेशन में, तो 2m e ओवर एच कट स्क्वायर, और ये हो गया 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे एच कट स्क्वायर इंटू साई बराबर 0, ये आ जाता है। अब इस इक्वेशन में हम लोग कुछ प्रतिस्थापन करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे, जैसे कि फर्स्ट टर्म जो है 2m e ओवर एच कट स्क्वायर, इसमें से 2e और एच कट बाहर निकाल लेते हैं, तो इधर m बन गया और एच कट बन गया, ऊपर नीचे ओमेगा से गुणा कर देंगे, ओमेगा और ओमेगा, तो एक तरीके से है तो 2m e ओवर एच कट स्क्वायर, ओमेगा से ऊपर नीचे गुणा किया है। इसमें से क्या करेंगे, m ओमेगा ओवर एच कट को एक को बाहर ले लेंगे और बाकी बचा क्या, m ओमेगा ओवर एच कट इंटू एक्स स्क्वायर, ये बन गया। अब ये m ओमेगा ओवर एच कट क्या है, एक्चुअल में अल्फ़ा स्क्वायर है ये, क्योंकि अल्फ़ा बराबर क्या है रूट m ओमेगा ओवर एच कट, तो अल्फ़ा स्क्वायर क्या हो गया m ओमेगा ओवर एच कट, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, और 2e ओवर एच कट ओमेगा ये क्या है, ये है लैम्डा, और माइनस, और ये y बराबर क्या है अल्फ़ा एक्स, तो रूट एम ओमेगा ओवर एच कट एक्स, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा एम ओमेगा ओवर एच कट इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई, अल्फ़ा स्क्वायर दोनों में है, इसको रिमूव कर देते हैं, तो d2 साई ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर साई बराबर 0,
ठीक है। और इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो वेव फंक्शन साई है उस पर जो भी बाउंड्री और कंटिन्यूटी कंडीशंस लगती हैं उसे ये इक्वेशन जो है वो संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे, तभी क्या है ये एक वास्तविक निकाय को व्यक्त कर सकेगा। अगर मान लीजिए साई पे जो कंडीशंस लगती है उनको ये फुलफ़िल नहीं करता है तो साई के वो हल सॉल्यूशंस जो हैं वो रियल सॉल्यूशंस नहीं होंगे, ठीक है। और साई पे कौन कौन सी कंडीशंस लगती हैं हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था। साई शुड बी सिंगल वैल्यूड, साई शुड बी कंटिन्यूस, साई शुड बी फाइनाइट, ठीक है। और संपूर्ण आकाश में उसके की जो प्रायिकता है वो क्या होती है, 1 होती है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में पार्टिकल के पाए जाने की अधिकतम प्रायिकता 1 के बराबर होती है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मोड साई एक्स स्क्वायर इज डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाता है। अब क्या होता है हम लोग चेक करते हैं, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी जब होता है तब हमारा वेव फंक्शन साई जो है वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि साई जो है किसका फंक्शन है, x का, अल्फा x, या y का है तो साई y, ठीक है। तो क्या होगा जब x इन्फिनिटी होगा तो साई भी इन्फिनिटी हो जाएगा, x इन्फिनिटी होगा तो y इन्फिनिटी होगा, है ना, क्योंकि y बराबर क्या है, अल्फा x। तब क्या होता है, कण की कुल ऊर्जा E के सापेक्ष लैम्डा का मान y के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो जाता है। y तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, लैम्डा क्या है 2E/h कट ओमेगा। एनर्जी जो है पार्टिकल की फाइनाइट है तो लैम्डा के कंपैरिजन में y जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उस इक्वेशन के अंदर लैम्डा जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो d2 साई ओवर dy स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि उस कंडीशन में साई इन्फिनिटी हो रहा है तो उसमें जो रिमूवेबल पार्ट्स है उनको हटा देते हैं कि टोटल एनर्जी के कंपैरिजन में लैम्डा बहुत ही कम है वाई से, वाई तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसलिए क्या है ये हमारे पास जो लैम्डा है हमने उसको इस इक्वेशन में से नेग्लिजिबल मान लिया है। और इस इक्वेशन, ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका मान जो है, उसका जो सॉल्यूशन है यानी कि उसका जो साई का मान है वो वाई के वृहत मानों के लिए कुछ इस तरीके का होना चाहिए, साई इज इक्वल टू e⁻⁻² ये आप लोगों को याद रखना होगा। चाहो तो आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हर्माइट पॉलिनोमियल जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है, सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा था। तो साई का मान क्या है, e⁻⁻² एच वाई एक ऐसा फंक्शन है जो y टेंस टू इन्फिनिटी की सीमा में साई के व्यवहार को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि अभी हमने जो ऊपर वाली इक्वेशन गेन करी है वो क्या किस कंडीशन में करी है कि जब x टेंस टू इन्फिनिटी हो और y टेंस टू इन्फिनिटी हो तो हमारा वेव फंक्शन भी इन्फिनिटी हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वेव फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी पे 0 को अप्रोच करना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा हुआ है, इसीलिए इसके सॉल्यूशन कुछ इस तरीके के हैं जिसमें क्या है, जब साई इन्फिनिटी होता है ना उसके इन्फिनिटी जब वाई इन्फिनिटी होता है तो साई का व्यवहार जो है उससे प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। तो साई का मान क्या आ गया, e⁻⁻² इस मान को हम ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, d2 साई बाई dy स्क्वायर। तो साई का पहली बार अवकलन करेंगे तो हमारे पास जैसे पहले e⁻−y² का होगा तो e की पावर जैसे -x होता है तो एक तो माइनस बाहर आता है, ऊपर क्या है वाई स्क्वायर का होगा 2y/2 और फिर वापस से वही e⁻−y² और hy जो भी है तो -y आता है साथ में, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है -y और बाकी जो टर्म है वो, फिर प्लस में इसको तो कांस्टेंट रख लेंगे, h का कर लेंगे तो ये आ गया। फिर हम लोग सेकंड टाइम करेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे तो अब इस टर्म के अंदर 3 वेरिएबल हैं, एच वाई का भी होगा, एक्सपोनेंशियल का भी होगा और y का भी होगा। तो पहले y का किया 1 हो गया, फिर एक्सपोनेंशियल का किया तो -y आता, -y ऑलरेडी है तो फिर +y² हो गया, फिर एच वाई का किया, फिर इसके अंदर भी एक्सपोनेंशियल का किया तो ये आ गया और फिर dh/dy का किया तो ये सेकंड ऑर्डर बन गया। अब इनके अंदर क्या है, ये दोनों तो जुड़ जाएंगी, है ना, वाई वाली, और ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल एक जैसे, इसमें सिर्फ y² है और इसमें माइनस है तो ये हो गया y² -1 hy और ये हो गई 2y dh/dy और ये d2h/dy² e⁻−y² हमने कॉमन ले लिया। ये मान किसका आया है, d2 साई बाई dy² का, इसका मान ये यहाँ पे रखते हैं तो इसमें क्या है -y² साई तो ये इसमें क्या है
ये वाई स्क्वायर -1 है, ऊपर वाली इक्वेशन में रखा है, लैम्डा वाली में, सॉरी इस वाली इक्वेशन में बांध रखा है, इस वाली में इसका। तो लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर साई, इसमें वाई स्क्वायर माइनस का है, इसमें वाई स्क्वायर हमारा प्लस का आया, ये कैंसिल हो जाएंगे तो लैम्डा -1 बच जाएगा। तो हमारी इक्वेशन जो है वो इस तरीके की बन जाएगी, d2h/dy² माइनस 2y dh/dy प्लस लैम्डा -1 hy इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है वो हर्माइट समीकरण या हर्माइट पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाती है। hy जिसमें क्या होता है, हर्माइट फंक्शन होता है। अब हमने क्या किया है, साई वाली इक्वेशन को h वाली इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। तो h का मान जो है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि ये फाइनाइट रहे। अगर हम लोग एच वाई की सीरीज़ को एक्सपेंड करें तो y का कुछ ऐसा मान हमें रखना पड़ेगा जिसके लिए ये बाउंड हो जाए, इसका मान क्या है, फाइनाइट हो जाए। क्यों, हमें क्या है, फाइनाइट वेव फंक्शन चाहिए, साइज शुड बी फाइनाइट, है ना, इस पर कंडीशन लगेगी। तो साई क्या है, इसके प्रोपोर्शनल है, साई इज इक्वल टू e⁻² hy। तो इसको भी क्या है, फाइनाइट होना पड़ेगा। तो इसके लिए इसको फाइनाइट करने के दौरान हमें एक कंडीशन मिली, लैम्डा इज इक्वल टू 2n+1, जहाँ पे n का मान है 0 1 2 3 कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमें मिलती चली गई। तो लैम्डा का मान जब 2n+1 आता है वो हमें इक्वेशन नंबर 9 जो है हर्माइट समीकरण या हर्मिट समीकरण जिसको बोलते हैं, उसके अंदर एच वाई का मान फाइनाइट रखने के लिए एच वाई की जो घात श्रेणी प्रसार को वाई की किसी घात के लिए सीमाबद्ध किया जाता है, तब हमें मिला। ओके, अब हम लोग निकालते हैं ऊर्जा आइगन मान। हमें पता है कि लैम्डा जो है वो मिला 2n+1 और लैम्डा हमने ऊपर कांस्टेंट माना था 2e/h⁻, जैसे ऊपर हम लोग बात करें, ये देखो लैम्डा इज इक्वल टू 2e/h⁻, ये हमने मान के चले थे। तो अब लैम्डा 2n+1 भी है और 2e/h⁻ भी है, इन दोनों को आप बराबर रख लो। तो यहाँ से ई का मान क्या आ जाता है, ई का मान आता है n+1/2 h⁻, यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, n+12 h⁻, ये आ गया। ये nवीं क्वांटम अवस्था के संगत ऊर्जा आइगन मान। तो En लिख देंगे n+12 h⁻, h तो होता है h/2π और ओमेगा होता है 2π न्यू। तो 2π से 2π गया तो ये बन गया h न्यू, तो n+1/2 h न्यू आ गया। ठीक है, तो क्वांटम यांत्रिकी में क्या है, सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा क्वांटाइज्ड है। अब देखो क्वांटाइज्ड हो गई ना, n का मान 0 रखोगे तो हाफ, n का मान 1 रखोगे तो 3/2, इस तरीके से सब एक बीच में अंतराल आ जाता है, एक गैप आ जाता है, कंटिन्यूस एनर्जी लेवल नहीं है। तो एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है, जिनमें ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के मध्य अंतर जो है वो किसके बराबर है, h⁻ के बराबर है। क्वांटम दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा n = 0 जब आप रखोगे तो मिनिमम एनर्जी आती है ½ h न्यू, जिसे हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, ये पूर्णतः क्वांटम प्रभाव है और परिबद्ध कण के लिए अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप है, क्योंकि क्या है, चिरसम्मत यांत्रिकी में तो होती है न्यूनतम ऊर्जा 0 और जब कण मूल अवस्था में होता है तो स्थिर होता है। वो ऐसे मानते हैं कि पार्टिकल जब ग्राउंड स्टेट में है तो स्थिर अवस्था में है, x = 0 है, और उस कंडीशन में पार्टिकल की जो एनर्जी है वो भी क्या है, 0 होगी। ठीक है, और क्वांटम जो है वो ये नहीं कहती है कि जब पार्टिकल बाउंड स्टेट में है तो वो स्थिर नहीं रह सकता, पार्टिकल ये कहती है तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए उसकी मिनिमम एनर्जी भी 0 नहीं हो सकती, वो होगी ½ h⁻। ठीक है, इसने ये दिखाया है, ग्राफ शो किए हैं एनर्जी लेवल, ये 0 लेवल है, ये डैश वाली जो लाइन है वो क्या है, 0 लेवल है। उसके बाद h⁻, और उसके बाद 3/2, n = 1 के लिए, 2 के लिए 5/2, 3 के लिए 7/2, 4 के लिए 9/2 h⁻, और सब में ऊर्जा का अंतराल कितना है, h⁻ के बराबर है। ये फर्स्ट वाला जो है वो नीचे तो एनर्जी लेवल नहीं है, ये तो ग्राउंड लेवल और फर्स्ट एनर्जी लेवल के बीच का अंतराल है ½ h⁻। एनर्जी लेवल के बीच का अंतराल तो सिर्फ h⁻ ही है। ठीक है, ये सरल आवर्ती दोलित्र की क्या है, ऊर्जा स्तर होते हैं। अब हमने आइगन वैल्यू निकाल ली है तो हम लोग आइगन फंक्शन भी निकाल लेते हैं, जो कि सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा आइगन मान En के संगत आइगन फलन जो है साई n बराबर हमने माना था e⁻² -y² h ny, n तो nth आइगन स्टेट के लिए लिख दिया। ठीक है, साथ में इसने nn डाला है। nn क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट या प्रसामान्यीकरण नियतांक जिसको बोलते हैं।
ठीक है। तो y बराबर तो है अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा बराबर क्या है रूट एम ओमेगा ओवर एच कट। एन एन क्या है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट एंड एच एन वाई क्या है हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, हमारा वेव फंक्शन कुछ इस तरीके का है साई एन एक्स इज इक्वल टू एन एन एक्स ई टू द पावर, जैसे माइनस वाई स्क्वायर था ना, वाई स्क्वायर को क्या लिख दिया अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 2 एच एन अल्फ़ा एक्स। अब हम लोग इसका क्या कर देंगे नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, प्रय सामान्यीकरण कर देंगे। तो उससे हमें क्या मिलता है जैसे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में जब हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो मोड साई एन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1, यही होता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कि जब माइनस अनंत से अनंत के बीच में जो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है उसका हम समाकलन करते हैं तो वो 1 के बराबर आती है, या यूँ कहें कि कुल प्रायिकता का मान जो है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इसके अंदर जब हम लोग मान रखेंगे तो क्या होता है जैसे साइन और साइन स्टार और साइन मतलब दोनों एक जैसे ही होंगे ये तो e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 2 बार आएगा, तो ये टर्म जुड़ के क्या बन जाएगी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगी और एच एन वाई का स्क्वायर हो जाएगा डी वाई। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है, अभी हमने मान रखा नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है जिसकी वैल्यू होती है रूट पाई 2 की पावर n फैक्टोरियल n। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है। अब अगर इस मान को हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन में रख दें तो ऊपर वाली इक्वेशन में साई एन के साथ में सिर्फ एन एन एक्स्ट्रा है, बाकी तो सब सेम है ना। इधर देखो इसमें मिला लो, चाहे वाई में मिला लो, एन एन एक्स्ट्रा है, बाकी तो यही बनेगा ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर एच एन स्क्वायर वाई डी वाई, यही बनेगा। और फिर उसका इंटीग्रेशन करना है तो वैल्यू तो यही आने वाली है, साथ में सिर्फ एन एन स्क्वायर है, तो आपके पास क्या है एन एन स्क्वायर है और यही वैल्यू इसके साथ गुणा में आएगी, तो बराबर में 1 है तो ये वैल्यू इसके बटे में चली जाएगी। ठीक है, तो इधर ये आ गई इसके बटे में ये वैल्यू। अब इसके अंदर एक चीज़ थी, जैसे ये इक्वेशन तो y में है, अगर मान लीजिए ये इक्वेशन जैसे अल्फ़ा वाली है x वाली है, x वाली इक्वेशन के लिए अगर हम लिखेंगे ना, जैसे इसने x वाली इक्वेशन के लिए निकाला है, तो x वाली इक्वेशन में e की पावर माइनस वाई स्क्वायर होने के साथ साथ क्या था माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर था। ये सिर्फ जैसे x के लिए लिखेंगे तो y के लिए तो सिंपल यही आ जाएगा, अगर x के लिए लिखेंगे तो जैसे इसमें एक अल्फ़ा भी है एच एन अल्फ़ा एक्स और ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन जब करते हैं तो जो भी x के साथ कोई कांस्टेंट रहता है तो वो बट्टे में आ जाता है, तो इसके साथ यहाँ पे बट्टे में आ जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, ओके, तो अल्फ़ा जब इसके बटे में आएगा तो दूसरी साइड जब हम लेके जाएंगे तो अल्फ़ा तो ऊपर चला जाएगा और ये इंटीग्रेशन वाली वैल्यू जो है वो नीचे आ जाएगी। तो ये इस तरीके से आ जाता है साई एन एक्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बटे रूट पाई 2 की पावर n फैक्टोरियल n के पावर 1 बटे 2 और e टू दी पावर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 2 एच एन अल्फ़ा एक्स, ये इसका मान आ जाता है। ये हमने एन एन का मान रख दिया यहाँ पे इस इक्वेशन में तरंग फलन। ठीक है, एल एक्स के रूप में। बस आप इतना ध्यान रखिए जब एक्स के रूप में लिखा हुआ आएगा तब अल्फ़ा साथ में आएगा, और जब एक्स के रूप में नहीं लिखा होएगा तो सिंपली वाई आ जाएगा, क्योंकि वाई बराबर क्या है अल्फ़ा एक्स है। अब हमारा जो ये हर्माइट पॉलिनोमियल है एच एन अल्फ़ा एक्स, इसके अलग अलग वैल्यूज़ होती है। जैसे 0 पे इसका मान 1 होता है एच 0 वाई, एन का मान जब 0 होगा ना तो इसका मान 1 होगा, एन का मान 1 होगा तो 2 वाई, 2 होगा तो 4 वाई स्क्वायर माइनस 2 और 3 होगा तो 8 वाई की पावर 3 माइनस 12 वाई। इस तरीके से हर्माइट पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है। ये आपको यहाँ तो याद ही रखनी पड़ेगी सिंपली। उधर हम लोग जैसे सेकेंड ईयर की बुक के अंदर मैथमेटिक्स में तो हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सिंपली याद रख लो 4 वैल्यूज़ है। तो एन का मान जब आप लोग 0 1 2 3 ऐसे पुट करोगे तो एनर्जी आइगन वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग ये आ जाएगी। 0 पे हाफ, एन पे 1 बराबर पे 1/2, क्योंकि क्या है एनर्जी n प्लस हाफ। 0 रखोगे तो 1/2, 1 रखोगे तो 3/2 और 2 रखोगे तो 5/2, 3 रखोगे तो 7/2। अब उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग देखते हैं वेव फंक्शन। जब हम लोग वेव फंक्शन देखेंगे तो देखो वेव फंक्शन क्या है, ये वाला है। जब 0 करेंगे ना साई 0 तो 2 की पावर 0 होता है 1, किसी की भी पावर 0 1 होता है, फैक्टोरियल 0 क्या होता है 1, तो ये तो बचेगा सिर्फ अल्फ़ा बटे रूट पाई की पावर 1/2।
ठीक है। ऊपर e की पावर -y²/2 और hn अल्फा x इसका मान 0 पे क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा ग्राउंड लेवल का वेव फंक्शन आ गया। इसी तरीके से जब हम लोग फर्स्ट वेव फंक्शन लिखते हैं n = 1 के लिए, सॉरी फर्स्ट तो यही था 0 वाला, सेकंड वाला जो n = 1 के लिए लिखते हैं, तो n का मान 1 होने पर 2 की पावर 1 तो 2 बन गया, फैक्टोरियल 1 1 होता है। तो ये बटे में क्या आ गया, 2। और इधर हमारा जो ये हर्माइट पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू है 2y, तो इसके अंदर भी 2 था, नीचे बटे में √2 था, है ना। तो इससे क्या होगा, ऊपर √2 बन जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आ गया √2y और e की पावर -y²/2। जब हम लोग रखते हैं 2, n का मान 2 रखते हैं तो 5/2 एनर्जी आइगन वैल्यू आती है। तो यहाँ पे 2 रखने पर क्या होता है, n का मान 2 रखने से 4 बनेगा और फैक्टोरियल 2 ये बनेगा। और ऊपर हमारा जो वेव फंक्शन है, सॉरी हर्माइट पॉलिनोमियल है, उसमें है 4y² - 2, तो इसमें से 1 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, रूट के अंदर है, ये तो क्या है, इधर देखो ये रूट के अंदर है ना। तो 4 में से 2 तो बाहर आ सकता है, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये √2 नीचे रह जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो 3 जब रखेंगे तो 2 की पावर 3 तो क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, और फैक्टोरियल 3 होता है 6, यानी कि 2 × 3 ये होता है फैक्टोरियल 3। ये सब है रूट में, और ऊपर है 8y³, तो इसमें से आप 4 कॉमन ले सकते हो। 4 आप कॉमन लोगे तो 2y³ - 3y ये आ जाएगा, 4 आ गया। अंदर देखो 2 की पावर कितनी बन रही है, 4, तो 2 की पावर 2 बाहर आ जाएगी, 2 आएगी तो 4 बाहर निकलेगा, इससे ये कैंसिल हो गया, ये √3 बन गया। ठीक है, इस तरीके से ये सारे के सारे वेव फंक्शन जो है वो ग्राउंड लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से ये सारे के सारे वेव फंक्शन और उनके कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यूज़ जो है वो निकाली गई हैं। अब इसमें ये एक चीज़ देखने की है, जब n का मान सम होता है, जैसे 0 है और 2 है, तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या है, सम है। जैसे देखो इसमें सब स्क्वायर के टर्म है, सिंगल वाई नहीं है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये एक इवन फंक्शन है। लेकिन अगर हम लोग देखें 1 और 3 को, 1 और 3 इसमें y है, इसमें y³ है, तो ये क्या है, ओड फंक्शन है। n का मान ओड होने पर वेव फंक्शन भी ओड है, और n का मान इवन होने पर वेव फंक्शन भी इवन होता है। और ये तरंग फलन जो होते हैं वो परस्पर लांबिक होते हैं। लांबिक होने के लिए इस संबंध का पालन करते हैं, e की पावर -y² hny hmy dy = 0 वेर n इज़ नॉट इक्वल टू m होता है। अब इसमें क्या होगा, जैसे हमने ये लांबिकता की शर्त बहुत बार स्टडी की है पहले भी, कि डिफरेंट आइगन वैल्यू से रिलेटेड जो वेव फंक्शन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। अब हमारे इस 1D ऑसिलेटर के अंदर तो क्या है, जैसे ग्राउंड लेवल की एनर्जी क्या है, h⁻, और उसको बताने वाला सिर्फ एक ही वेव फंक्शन है। इसी तरीके से 3/2 h⁻ है, तो उसको बताने वाला भी एक ही वेव फंक्शन है। तो डिफरेंट आइगन वैल्यू से रिलेटेड अलग अलग आइगन फंक्शन है, तो ये क्या होंगे, हमेशा ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन क्या होती है, ψn*x ψm(x) dx = 0, n का मान 0, m का मान 1, इस तरीके से, जो कभी बराबर नहीं है। और जब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो जैसे ψn है वो क्या है, एक्चुअली y² और hny और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो भी है, ठीक है, वो आ जाएगा। और इसके अंदर जैसे आप इसको 2 बार लिखोगे ना, तो ψn और ψm दोनों में ही -y²/2 तो आएगा, तो ये बन जाएगा -y²। ठीक है, एक आएगा hny, दूसरे में आएगा hmy, तो इसका मान क्या है, इसने कहा है वो 0 होता है, उससे हमारी कंडीशन जो है वो फुलफ़िल हो जाती है। अब इसने क्या किया है, वेव फंक्शन भी ड्रॉ किए हैं। ψn 0 के लिए वेव फंक्शन जो है ये y²/2 एक्सपोनेंशियल का 0 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है मैक्सिमम। उसके बाद में +∞ और -∞ दोनों पे ही इसका मान क्या है, 0 को अप्रोच करेगा। इधर +∞, इधर -∞, ये है -y²/2। y का मान इन्फिनिटी रखोगे तो भी -∞, y का मान -∞ रखोगे तो भी -∞, तो इस माइनस की वजह से आ ही जाएगा, तो ये 0 को अप्रोच करता है। ये तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। इसी तरीके से जो सेकंड वेव फंक्शन है ये वाला,
इसमें क्या होता है, ज़ीरो है ना, ज़ीरो पे y का मान जैसे ज़ीरो होता है तो ये सेंटर में ज़ीरो हो गया। फिर क्या होता है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में तो इसका मान जो है वो बढ़ता जाएगा इधर, लेकिन जब ये y इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है। इसी तरीके से माइनस जब दूसरी साइड में देखेंगे तो माइनस में y का मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ता जाता है। फिर इसका मान एक्सपोनेंशियल टर्म इफेक्टिव होने लगती है तो कम होने लगता है, और माइनस इन्फिनिटी पे ये वापस से ज़ीरो को अप्रोच कर जाता है। ये एक एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन हो गया। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ के भी ड्रॉ किए गए हैं। तो जैसे सेंटर पे इसमें देखेंगे तो y का मान जब आप ज़ीरो रखोगे तो इसमें क्या है, 2y² - 1, ज़ीरो रखने पे -1, तो ये यहाँ आ गया। फिर जैसे जैसे मान बढ़ेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ने लगती है, और ये एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन जो हमें मिल जाता है। और n = 3 के लिए एंटी सिमेट्रिक, वापस से ये एक एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ये 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसकी हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आए तो बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है बच्चों, खुश रहो, स्वस्थ रहो। ओके बाय, धन्यवाद।